नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं रुद्रपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उत्तराखंड बना निवेश का विकास और नया केंद्र। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में निवेश और विकास को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शासित और साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बताया कि उत्तराखंड में पिछले 2 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जो राज्य की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को बदलते औद्योगिक माहौल को दर्शाता है। वहीं गृह मंत्री ने रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश महोत्सव 2025 में भाग लिया और वहां मौजूद निवेशकों और युवा उद्यमियों से सीधे बातचीत भी की है। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का निवेश को लेकर एक बड़ा संदेश जो है वो सामने आया है। साथ ही डबल इंजन सरकार का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां 1 लाख करोड़ का निवेश पर लोगों ने भरोसा जताया। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का निवेश को लेकर एक बड़ा संदेश, जहां डबल इंजन की सरकार का असर जनता को देखने को मिल रहा है। साथ ही इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस निवेश को लेकर एक बड़ा दावा जो है सामने आया है, जहां ये डबल इंजन की सरकार का ये टुक लगातार सामने देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का निवेश को लेकर एक संदेश। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट। इस मुलाकात को शिष्टाचार भले ही बताया गया हो, लेकिन नेताओं की भावभूमिया और बॉडी लैंग्वेज को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक इन बैठकों में उत्तर प्रदेश से जुड़े विकास कार्यों, राजनीतिक रणनीति और आगामी चुनावों को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं। हालांकि इन बैठकों में बाद कोई आधिकारिक राजनीति बयान सामने नहीं आया, लेकिन सीएम योगी ने अमित शाह से मुलाकात को लेकर ट्वीट कर कहा, आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के शिष्टाचार भेंट की गई है। साथ ही अपना अमूल्य समय प्रदान करते हुए अपना हार्दिक आभार भी जताया उन्होंने। साथ ही इससे पहले उन्होंने मिजोरम में राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट भी की है। तो वहीं सीएम योगी ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, साथ ही राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं भी हुई हैं। वहीं दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात कर की। साथ ही दोनों नेताओं के बीच ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि इन आगामी राजनीतिक योजनाओं और संगठनात्मक रणनीतियों से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक के दौरान सीएम योगी ने जेपी नड्डा के बीच और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, आगामी उपचुनाव और संगठन की मजबूती जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। वही संगठन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। जेपी नड्डा से सीएम योगी की इस मुलाकात को लेकर कई हलचलें जो है राजनीतिक गलियारों में बढ़ चुकी हैं। सीएम योगी की ये मुलाकात खास बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, संगठन को लेकर जो चर्चाएं हैं अब वो तेज हो चुकी हैं। तो वहीं मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिससे आपको बताते चलें कि दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समय सीमाएं विषयों पर चर्चा भी हुई। हालांकि बैठक को शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इसे प्रशासनिक समन्वय और राज्यों के आपसी संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, मिजोरम के राज्यपाल से मिले सीएम योगी, जहां त्रिवेणी सदन में शिष्टाचार भेंट को लेकर कई चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री का ये संवाद, जिसे लेकर आपको बताते चले राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं तेज हैं। साथ ही सीएम योगी की मुलाकात को खास भी बताया जा रहा है। साथ ही दिल्ली में दोनों दिग्गजों की ये भेंट खास बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, मिजोरम के राज्यपाल से सीएम योगी ने मुलाकात की।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का नेतृत्व किया। यह आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री मांडविया ने खुद साइकिल चलाकर स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, प्रोफेसर और स्थानीय लोग शामिल हुए। उन्होंने साइकिलिंग के माध्यम से न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि व्यक्तित्व स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें, साइकिल से स्वास्थ्य की ये मुहिम, फिट इंडिया की ये मुहिम चलाई जा रही है, जहां वाराणसी से ये संदेश लोगों को दिया जा रहा है। स्वस्थ रहने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। साथ ही साइकिल से स्वास्थ्य को जोड़ते हुए इस साइकिल फिट इंडिया के तहत ये साइकिल आपको बताते चले से साइकिलिंग की गई। साथ ही बीएचयू से चलाइए साइकिल का संकल्प। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में चर्चित चंदन मिश्रा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में अब तक एक महिला समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या के पीछे की साजिश और इसमें शामिल अन्य चेहरों के भी खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं चंदन मिश्रा की हत्या ने राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक के बाद एक गिरफ्तारी की है। तो वहीं चंदन मिश्रा मर्डर केस में ये गिरफ्तारी लगातार की जा रही है, जहां हत्या की साजिश की परतें अब लगातार खुल रही है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं जिस हत्याकांड को लेकर अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसे लेकर अब सख्ती से पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है, जहां आपको बताते चले इसे लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते आपको बताते चले हत्या की साजिश की परतें अब लगातार खुल रही हैं। तो वही खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां डल झील किनारे पेडल थ्रू पैराडाइज और आपको बताते चले साइक्लोथॉन के दिग्गज व्यंजनों ने दिखाया कि हौसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास एक अनूठे और प्रेरणादायक आयोजन ने लोगों का ध्यान खींचा है। वहीं जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस के तहत आयोजित परेड में थ्रू पैराडाइज और आपको बता दें कि साइक्लोथॉन के दिव्य व्यंजनों ने साथ ही इसे पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य न केवल फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था, बल्कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समाज में उनकी भागीदारी को भी सम्मान देना था। डल झील के सुगम और नजारों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और आयोजन के दौरान पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने भी दिव्यांगजनों का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं आपको बताते चले हिम्मत और समावेशिता का यह आयोजन, जहां दिव्यांगजनों का यह साइक्लोथॉन का प्रेरणा का मंच बना है, जहां लोगों ने उनका उत्साह भी बढ़ाया। परेड थ्रू पैराडाइज के तहत यह आयोजन किया गया। तो वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 53 और 54 में वर्षों से संचालित अनधिकृत फर्नीचर बाजार को स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह बाजार 1965 में अवैध रूप से लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि पर फैला हुआ था। इस कार्यवाही के दौरान प्रशासन की टीम में एक साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं बाजार में कुल 116 दुकानें थी, जिन्हें बिना किसी वैध अनुमति से वर्षों से चलाया जा रहा था। तो वहीं 15 एकड़ कृषि भूमि खाली कराई गई। साथ ही आपको बताते चले चंडीगढ़ में ये बुलडोजर चला, जहां अतिक्रमण की गई जमीन पर यह बुलडोजर चला है। फर्नीचर मार्केट को ध्वस्त किया गया। अनधिकृत फर्नीचर मार्केट को ध्वस्त कर आपको बता दें कि 15 एकड़ कृषि भूमि पर ये बुलडोजर जो है वो चला है। साथ ही फर्नीचर मार्केट को भी ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यह बाजार कई वर्षों से अवैध रूप से लगभग 15 एकड़ जमीन पर चलाया जा रहा था। साथ ही इस कार्यवाही के दौरान प्रशासन की टीमें एक साथ भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
तो वहीं अमरोहा से सौहार्द की तस्वीरें। मुस्लिम समुदाय ने कावड़ियों पर बरसाए फूल, साथ ही बांटे फल। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से गंगा आपको जमुनी तहजीब के मिसाल पेश करने वाली एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने आई। यहाँ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों, साथ ही आपको बता दें स्थानीय लोगों ने कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए और उन्हें फल वितरित किए। श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए स्थानीय मुस्लिम समाज ने लोगों से आपसी भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया। वहीं कावड़ियों ने भी इसे जेस्चर का तहदील और स्वागत भी किया है इसका, और साथ ही हर हर महादेव के जय घोष से माहौल को और भक्तिमय बनाया गया। तो वहीं एक और मिसाल देखने को मिली, जहां मुस्लिम समुदाय ने कावड़ियों पर फूल बरसाए, साथ ही उन्हें फल भी वितरित किए। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल जो है सुंदर हो गया। साथ ही तो वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरोली के देवल ब्रिज के पास भूस्खलन की घटना सामने आई है। इस भूस्खलन के कारण कश्मीर की ओर जाने वाली ऊपरी मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। वहां घटना के बाद प्रशासन और सड़क सुरक्षा बलों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि रास्ता खुलने में समय लग सकता है। प्रशासन ने यात्रियों को फिलहाल यात्रा टालने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। साथ ही हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। तो इन लंबी कतारों के चलते यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी अब बाधित हो गया। भूस्खलन के चलते यातायात बाधित। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी। विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही कई स्थानों पर भारी बारिश के लिए जारी किया गया है अलर्ट। साथ ही देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट। कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना। तो वहीं आपको बताते चले, बारिश के चलते कई स्थानों पर अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग सहित कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जहां बारिश के चलते मौसम सुहाना हुआ, लेकिन साथ ही लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। जहां यातायात भी बारिश के चलते प्रभावित हो गया। साथ ही लगातार सरकार अलर्ट जारी कर लोगों से अनावश्यक बाहर निकलने से की मनाही भी कर रही है। साथ ही पुनर्निर्माण देखने के बाद ही घर से बाहर निकलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं देश भर में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। साथ ही दिल्ली में बूंदाबांदी का असर। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड और राजस्थान में भी रेड अलर्ट जारी किया गया, जहां भारत में मानसून एक बार फिर पूरे प्रभाव से नजर आ रहा है। साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई। तो वहीं शनिवार को दिल्ली की अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस नोटिस किया गया। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लिए रविवार में रेड अलर्ट जारी किया गया। साथ ही नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश का अलर्ट की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, अजमेर, पुष्कर, बूंदी और कई ऐसे अन्य इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें, बाढ़ की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये खतरे का निशान के करीब पहुंच चुका है। नदी किनारे कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। खेत, रास्ते, रिहायशी क्षेत्र तक पानी में डूब गए। वहीं प्रशासन की सतर्कता बढ़ा दी गई है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें, अलर्ट किया गया। साथ ही स्थानीय प्रशासन के तहत और बचाव की पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई, जबकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी सतर्क मोड पर रखा गया है। तो इन बाढ़ और बारिश के चलते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर प्रशासन के तहत रखा गया है। तो वहीं राजस्थान के अजमेर में हुई भारी बारिश के चलते शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल आना सागर चौपाटी क्षेत्र में भीषण जलभराव हो गया है। पानी भरने के कारण मार्ग पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से राहत और जल निकासी का कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि जलभराव के कारण कई वाहन पानी में फंस गए। वहीं कुछ जगहों पर दुकानों और ठेलों तक भी पानी घुस गया है।
अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक गांव का बाबा बना 300 करोड़ की अंधी सल्तनत का मालिक। एक बाबा जो दिखता था सूफी, बोलता था अध्यात्म के जुबान और लोगों को देता था मोक्ष का सपना, लेकिन हकीकत में वो बन बैठा था धर्मांतरण का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। वही गांव गांव घूमकर रत्न बेचने वाले शख्स ने कैसे बना लिया 300 करोड़ काले कारबोर का बादशाह, कैसे बन गया, साथ ही मुंबई के सऊदी और पुणे और नेपाल तक कैसे फैला इसका जाल, और कैसे प्रेम, लालच और फरेब के जरिए बदल दी जाती है इंसानों की पहचान। आज हम खोलेंगे उस नकली रूहानियत की परतें जिसकी तरह तय में छिपा सबसे संगठित धर्मांतरण का ये खेल। ये है छांगुर बाबा की काली संतलत। शाह उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। उसके साथ ही उसकी करीबी सहयोगी नसीम, जो कभी नीतू रोहरा हुआ करती थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। बाबा ने पहले नीतू को मुंबई में ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करवाया, फिर उसे बलरामपुर बुलाकर अपने रैकेट का अभिन्न हिस्सा बना दिया। गिरफ्तारियों के बाद एटीएस को कोर्ट से 1 हफ्ते की रिमांड मिली और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी सक्रिय हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पीएमएलए एक्ट के तहत शुरू हो चुकी है और अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। बाबा और उसके नेटवर्क ने करीब 40 से ज्यादा एनजीओ और ट्रस्ट बनाए थे। इन संस्थाओं के जरिए देश भर में धर्मांतरण और अवैध फंडिंग का तंत्र चलाया जा रहा था। इन एनजीओ के नाम पर खुले बैंक खातों में 100 करोड़ से भी ज्यादा के संदिग्ध लेन देन पकड़े गए हैं। अधिकारियों को संदेह है कि इन खातों में विदेशों से पैसा भेजा जाता था, खासकर सऊदी अरब, नेपाल और खाड़ी देशों से। इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण, जमीन खरीद और आलीशान जीवन शैली के लिए किया जाता था। छांगुर बाबा की संपत्ति की असली तस्वीर तब सामने आई जब पुणे की एक जमीन डील की जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के उतरौला तहसील के एक अदालत क्लर्क और उसकी पत्नी के नाम 16 करोड़ की जमीन खरीदी गई थी, जिसकी बाजार की कीमत अब 200 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। ये सौदा भी बाबा के नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में बंगलों, प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों की लंबी लिस्ट सामने आई है। जांच में ये भी सामने आया है कि बाबा ने विभिन्न जगहों पर
प्रॉपर्टी ट्रांसफर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कराई थी। धर्मांतरण का ये जाल केवल पैसों तक सीमित नहीं था, इसमें भावनाएं, पहचान और जिंदगियां भी झोंकी जा रही थी। एटीएस की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि लव जिहाद के जरिए लड़कियों को फंसाने का एक पूरा तंत्र था। फर्जी नामों से सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर शादी, फिर दबाव में धर्मांतरण। लखनऊ की गुंजा गुप्ता का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्हें अमित बनकर मिला एक युवक अबू अंसारी, जिसने बाद में उनकी पहचान बदलकर अलीना अंसारी बना दी। ये एकमात्र मामला नहीं, दर्जनों पीड़ित महिलाएं अब सामने आ रही हैं। अब जब बाबा की सच्चाई उजागर हुई है तो बलरामपुर के मधुपुर गांव में बने उसके आश्रम को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का काम किया गया। ये जमीन ग्राम सभा की थी, जिस पर अवैध कब्जा कर आश्रम खड़ा किया गया था। बाबा के साथ उसका बेटा महबूब, नसीम का पति जलालुद्दीन और 14 अन्य आरोपी फरार हैं। एटीएस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और ये जांच अभी और गहराने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विदेशों से जुड़े लिंक और हवाला नेटवर्क पर भी कार्रवाई हो सकती है। हमारी मौजूदगी उतरौला के मधुपुर के गांव में है। ये ठाकुर बाबा की हवेली है, जिसपे 5 बुलडोजर चल रहा है। हम वो बुलडोजर किस तरीके से अलीशान हवेली को जो है बंजर में बदल दिया गया है, खंडहर बना दिया हवेली को, और लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ पे अभी एसपी डीएम दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही सुबह से बुलडोजर पर कार्रवाई की जा रही है। 2 बुलडोजर पीछे की तरफ से हैं और 3 बुलडोजर सामने की तरफ से। यहाँ पर ठाकुर बाबा ने अपना एक संतुलन तैयार करके रखा था, जिसमें 5 से 7 जो कुत्ते थे वो बहुत खतरनाक थे यहाँ पर, और अस्तबल भी बनाया गया था जिसमें घोड़े रखे हुए थे। और ये वही मजार है जहाँ पर ठाकुर बाबा के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लोगों को अंगूठी दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर बाबा 40 से अधिक विदेश यात्राएं कर चुका है। जो इस्लामिक देश थे उनकी यात्रा करता वहाँ से ठंडी होती थी। एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया शनिवार को और जेल भेज दिया। उसके बाद ईडी इनकी संपत्तियों की जांच कर रही है। राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन इस समय मौजूद है यहाँ पर। आर्यन टीवी के लिए बलरामपुर से विशाल सिंह। ये पूरा रैकेट सिर्फ पैसों या पहचान बदलने तक सीमित नहीं था। इसमें सबसे खतरनाक था उसका मनोवैज्ञानिक और वैचारिक नियंत्रण। बाबा अपने आश्रम में कथित आध्यात्मिक प्रवचन के जरिए लोगों को ये यकीन दिलाता था कि उनके दुखों, बीमारियों और बदकिस्मती का एक ही इलाज है, धर्म परिवर्तन। उसने धर्म को एक इलाज और अपनी पहचान को एक इलाजगार बना दिया। गरीब, बीमार, बेरोजगार हर किसी की पीड़ा को बाबा ने एक अवसर की तरह देखा। उसके दरबार में आने वालों को पहले इलाज दिया जाता था और फिर उनके दिल दिमाग पर धीरे धीरे अपनी आस्था डाल दी जाती थी। एनजीओ के नाम पर खुले संस्थानों में बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण और वृद्धों के लिए सेवा केंद्र चलाए जाते थे। लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के लिए था, विचार बदलो, पहचान बदलो और बाबा के साम्राज्य को बढ़ाओ। एटीएस की रिपोर्ट में दर्ज है कि इन संस्थानों से हर महीने दर्जनों लोगों का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ठाकुर बाबा कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ठीक ठाक थे। हमारे गांव के प्रधान थे, लोगों का मदद करते थे। 10 साल के बाद यहाँ से चले गए। कितनी बार प्रधान थे? 2 बार प्रधान थे। 2 बार प्रधान जी। कितने साल पहले यहाँ रहते थे? यहाँ 10 साल हो गया उनको गए हुए। अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ गए? गए मधुपुर। और उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में इतना ही नॉलेज है, कपड़े का धंधा करते थे, व्यापारी थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 1 बच्ची है, एक लड़का था और 4 बेटियाँ। उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? अब गिरफ्तारी के बारे में हम क्या कहें सर, अब वो अंदरूनी बात तो हमें मालूम नहीं इसके बारे में। बचपन से वो यहाँ रहे हैं? हाँ, बचपन से यहाँ नहीं, हम लोग बचपन से ही जानते हैं। लेकिन अब वहाँ जाके क्या हुआ, जहाँ तक मेरा वो है कि वहाँ कुछ दुश्मनी की वजह से उनको बचाया गया। जी, वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रधान रह चुके हैं वो लोग पूरे। मतलब कितनी बार प्रधान थे? वो लगभग 2 से 3 बार वो रह चुके हैं। एक बार उनके बेटे लड़े थे, वही में हार गए, वो चले गए वहाँ पे मधुपुर में। उनका मकान ये पीछे? हाँ, ये पूरा मकान उनका ही था, पुराना मकान था।
कितने साल पहले यहाँ से गए थे? ये लगभग वही 8-9-10 साल लगभग हो गया। धर्मांतरण के मामले में उनको एटीएस और एसटीएफ ने पकड़ा, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उसके बारे में क्या नहीं कह सकते, आदमी उछालने वाला कुछ भी उछाल सकता है, कह सकता है। नहीं, जैसे वो यहीं पे रहते थे, आप लोग उनके बारे में? नहीं, वो तो कभी ऐसा मतलब व्यवहार कभी भी कोई के साथ में कभी नहीं ऐसा दिखा है। वो बहुत अच्छे आदमी थे। ये एक ऐसे तंत्र की तस्वीर है जो ना तो केवल अपराध है और ना ही केवल धोखा। ये उस सामाजिक ताने बाने पर हमला है जिसे भारत ने सदियों से सहिष्णुता और विविधता के धागों से बुना है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी का पर्दाफाश नहीं है, बल्कि ये उस संगठित सोच पर चोट है जो धर्म के नाम पर विश्वास को व्यापार बना देती है। ये केस सिर्फ उत्तर प्रदेश या एक बाबा तक सीमित नहीं है, इसकी परछाइयां भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सुरक्षा तक फैली हुई हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि बाबा ने क्या किया, असली सवाल ये है कि ऐसा करने दिया किसने, कौन है वो लोग जो इस काले कारोबार के साझेदार थे, और आखिर कब तक हमारी आस्था, हमारी संवेदनशीलता ऐसे रैकेट्स का शिकार बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।